हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के जिसमें डिस्कस करूंगा एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, आपका एक पेपर है जो कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के नाम से है, उसमें ये थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज़ में मैं ये फोर्थ वीडियो है। अब आज हम इस थ्योरी के बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे और बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एडम स्मिथ की जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थी वो कहती क्या है और क्या है उस थ्योरी का मतलब। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइज हम ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज होता क्या है इसको समझ लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज बार बार ये शब्द जो आ रहा है एडम स्मिथ की थ्योरी में, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज को मैंने अच्छे से समझाया है, ध्यान से पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर टू द एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स इट सुपीरियर टू ऑल इट्स कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, निरक्षेप लाभ से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संस्था की उस दक्षता या कार्य क्षमता से है जो उसे उसके सभी प्रतिद्वंदियों यानी कॉम्पिटिटर्स से श्रेष्ठ बनाती है। तो ये एक कंडीशन है, ये एक दक्षता है, ये एक स्किल कह सकते हो आप इसे। आप कह सकते हो कि ये एक स्किल है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियरिटी की कंडीशंस में लेके आती है। करेक्ट, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सुपीरियरिटी की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करते हैं ये है एक डॉक्टर, ठीक है, ये एक डॉक्टर है और उसके जस्ट पैरेलल हम यहाँ पर एक लॉयर को ले रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर ये डॉक्टर है तो इसको जो नॉलेज है वो आपको मेडिकल फील्ड में इनको नॉलेज है। ठीक है, इनको जो नॉलेज है वो मेडिकल फील्ड की है और इनको रूल्स एंड रेगुलेशन या कहें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड नॉलेज है। ठीक है, अब ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर एक कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि मेडिकल के फील्ड में एब्सोल्यूट एडवांटेज परफेक्टली एक डॉक्टर को मिल रहा है, वहीं एक लॉ का एडवांटेज एक लॉयर को मिल रहा है। करेक्ट है, अब बात को समझना ये है कि ये कंडीशंस क्या है। आप कई बार निरक्षेप लाभ के जगह पे पूर्ण लाभ शब्द भी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? पूर्ण लाभ का शब्द, यानी कि संपूर्ण लाभ सिर्फ एक को प्राप्त हो रहा है किसी कंडीशन में। ठीक है, या ऐसी कंडीशन हम बात करें कि अगर कोई सिचुएशन आ गई है जो जैसे मान लेते हैं किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो लॉयर के पास तो आएगा नहीं, वो जाएगा डॉक्टर के पास। यानी कि डॉक्टर को इस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज कंपेयर टू लॉयर। मैं यहां पर आपको पूर्ण लाभ की स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि आप हमेशा पूर्ण लाभ की स्थिति में रहते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। लेकिन पूर्ण लाभ को समझने के लिए मैंने यहाँ दो अलग अलग प्रोफेशंस के बंदे को ले रखा है। ठीक है, तो इनका प्रोफेशन है लॉयर हैं ये, क्योंकि इनको लॉ की नॉलेज है, लेकिन इनको मेडिकल की नॉलेज है। तो जाहिर सी बात है जहाँ लॉ की बात आएगी वहाँ एक लॉयर काम कर पाएगा, ना कि एक डॉक्टर। लेकिन जब बात आएगी मेडिकल फील्ड की तो एक डॉक्टर काम कर पाएगा, ना कि एक लॉयर काम कर पाएगा। आई होप कि टॉपिक समझ में आया आपको। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो आपके एक एरिया है, आपके एरिया में आपकी एक शॉप है। ठीक है, और आपकी शॉप सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप रन करने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री है, या यूँ कह लें कि आपने बीटेक जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से आपने बीटेक कर रखा है, आपको बीटेक में अच्छी मार्क्स मिले थे, आप बहुत टैलेंटेड हो, और उसी एरिया में बिना पढ़े लिखे हुए कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान सीख करके बना रखे हैं जो कि उनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर इस कंडीशन में इस शॉप पे आपका बैठना, और इन सारी शॉप्स आपके कॉम्पिटिटर हो गए ये सारी शॉप, तो आपको ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, साथ में आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखे हो। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई है। तो इनके निरक्षेप लाभ या पूर्ण लाभ, इसको हम पूर्ण लाभ भी कह सकते हैं। पूर्ण लाभ का मतलब जब सारा लाभ, जब सारा आपको बेनिफिट आपको मिल रहा हो, तो कहा जा सकता है कि वहां पर आपको निरक्षेप लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पूर्ण लाभ की स्थिति आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनकी थ्योरी जो है, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है, जब भी ये बताया है कि कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। बिना एजम्पशंस के थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब भी कोई थिंकर या कोई इकोनॉमिस्ट या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट कोई थ्योरी देता है तो वो हमेशा कुछ एजम्पशंस लेकर के चलता है। ठीक है, खासकर ये आपको ये कह सकते हैं कि आपको जो आइडल साइंस होते हैं इनमें आपको थ्योरीज में एजम्पशन जरूर देखने को मिलती हैं। तो एजम्पशंस जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक बाउंड्री क्रिएट कर देती हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग।
ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं थ्योरी के बिल्कुल साइड में और कहती हैं कि जो ये लॉ है ये इस बाउंड्री के अंदर काम करेगा, इस बाउंड्री से बाहर अगर आप गए तो ये लॉ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से एडम स्मिथ ने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करी थी और कहा था कि ये लॉ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ इन बाउंड्रीज के अंदर काम करेगा। तो इन्होंने कुछ ऐसी एजम्पशंस पहले ही मान ली थी। जैसे पहली एजम्पशन इन्होंने ली थी, लेबर इज ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने जब आपको पढ़ाया है तो मैंने कहा था लेबर, लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार होते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने सिर्फ लेबर को एज अ मीन ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किया है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा है कि लेबर इज फुली डायनेमिक विद इन द कंट्री बट द मोबिलिटी ऑफ लेबर बिटवीन टू कंट्रीज इज नॉट पॉसिबल। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देश के अंदर, अगर हम देश के अंदर बात करें तो जो श्रम है यानी कि जो लेबर है ये पूर्ण रूप से गतिशील है। मतलब देश के अंदर की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लेते हैं कि ये भारत है, तो भारत के किसी भी कोने से कोई भी इंसान किसी भी कोने में जा करके जॉब कर सकता है, वो पूरी मोबिलिटी है उसको, वो कहीं भी जा करके वो जॉब कर सकता है। लेकिन जब भारत के बाहर की बात की जा रही तब यहाँ पर मोबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी इन्होंने ये मान के रखा है कि जो श्रम है ये हमारे देश के अंदर तो पूर्ण रूप से गतिशील है, लेकिन जब देश के बाहर की बात आती है तो वो गतिशील नहीं है, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि संभव नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से मान के चले हैं कि जो लेबर होते हैं किसी भी कंट्री के, वो अदर कंट्रीज में नहीं जा सकते हैं, अपनी ही कंट्री में जाकर के ही कुछ कर पाएंगे। अगली जो इन्होंने मान्यता ली है, एजम्पशन ली है, वो कहा है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी इन प्लेस। ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा है कि मुक्त व्यापार की नीति लागू है, जिसको आप, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रेड से मेंशन कर रहा है, लेजिस्फेयर पॉलिसी। लेजिस्फेयर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं या जो आपका जो आयात निर्यात होता है उस पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होती है, गवर्नमेंट उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, फ्रीली मार्केट मूव करता है, या इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको लेजिस्फेयर पॉलिसी सुनने में मिले तो समझ जाना कि वहां मुक्त व्यापार नीति की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गई। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने जो 3 मान्यताएं ली हैं, तो बेटा ये हमेशा एक बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, जब भी कोई थ्योरी की क्रिटिसिज्म होती है तो वो उसकी एजम्पशंस की ही टांग पकड़ी जाती है। हमेशा याद रखना कि हमें एजम्पशंस पे ही लोग, अभी आगे चल के इसकी क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगी आपको, तो वहां पर एजम्पशंस जो ली जाती है उसी पे क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भाई आपने जो ये क्रिटिसिज्म किया है ये किस बेसिस पे किया है। तो एजम्पशंस में ही कोई ऐसी बात इन्होंने बोल दी है जिसकी वजह से इनकी क्रिटिसिज्म होगी। हम आगे देखेंगे उसको, पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने थ्योरी को बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि एडम स्मिथ की थ्योरी कहती क्या है। आपको निरक्षेप लाभ का मतलब समझ में आ गया, आपको जो उनकी 3 बेसिक एजम्पशंस उन्होंने ली हुई थी उसको मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एडम स्मिथ के निरक्षेप लाभ तालिका के बारे में बात करूंगा। एक टेबल बना करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे निरक्षेप लाभ प्राप्त होता है। यहां पर मैंने आपको कंट्री मेंशन की है, यहां पर कंट्री ए है और कंट्री बी है। ठीक है, अब ये 2 कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के 2 हमने यहाँ पर क्या कर ले रखा है कि दो गुड्स एंड सर्विसेज या 2 गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं वाइन के बारे में और दूसरा बात कर रहे हैं हम क्लॉथ के बारे में। 2 गुड्स हमने ले ली, वाइन और क्लॉथ ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये आपका क्या ऊपर लिखा हुआ है, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेबर लिखे हुए हैं, यानी यहाँ अगर 10 लिखा हुआ है तो ये 10 लेबर है और यहाँ 20 लिखा हुआ है तो ये 20 लेबर है। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर 20 है और 10 है। और जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो याद रखना हर केस में एक प्रोड्यूस हो रही है। किस केस में? हमेशा एक गुड्स, यानी एक। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक कंट्री जो है वो वाइन की 1 यूनिट बनाने के लिए 10 लेबर लगाता है और वहीं उसको 1 यूनिट बनाने के लिए क्लॉथ की 20 लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। फिर बी कंट्री जो है वो कह रहा है कि मुझे वाइन बनाने के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए, मुझे 1 यूनिट वाइन बनाने के लिए 20 लेबर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगर वहीं मैं 1 यूनिट कपड़े को बनाने की सोचूं तो मुझे सिर्फ 10 लेबर में मिल जा रहा है। हम यहाँ पर रेशियो, इसके इन दोनों का जो रेशियो है इसको मैंने इधर मेंशन कर रखा है। यहाँ पर जो रेशियो आपको निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:2 का, और यहाँ पर जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2:1 का। लेकिन ये जो रेशियो दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वाइन को, और यहाँ पर ये 1 दिखा रहा है आपके क्लॉथ को। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, तो भाई देखो एक ही कंडीशन में अगर हम देखें कि ए को एडवांटेज क्या है, तो ए को एडवांटेज है कि अगर वो वाइन बनाए, ठीक है, तो एज कंपेरेटिवली अगर हम बात करें बी के कंपेयर में ए को वाइन में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1 यूनिट वाइन की बनाने के लिए उसको सिर्फ 10 लेबर की जरूरत पड़ रही है। और वहीं हम बी की बात करें तो बी वाइन अगर प्रोड्यूस करे,
अगर सपोज करो बी वाइन प्रोड्यूस करे तो 1 यूनिट वाइन बनाने के लिए उसको 20 लेबर की जरूरत पड़ रही है। अब हम इधर बात करें कि 1 यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए ए कंट्री को 20 लेबर की जरूरत पड़ रही है, वहीं 1 यूनिट क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है, बी को सिर्फ 10 लेबर की जरूरत पड़ रही है। यहां पर हमें साफ देखने को मिल रहा है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज ए में वाइन को मिल रहा है, ठीक है, ए की कंडीशन, जो ए देश है उसको वाइन की कंडीशन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वहीं बी को क्लॉथ की कंडीशन में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। अब एडम स्मिथ का कहना क्या था वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। एडम स्मिथ का यह कहना था कि कंट्री को उसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा हो। क्लियर है? जब एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा तो वो कंट्री सिर्फ उसी गुड्स को प्रोड्यूस करे, और जो दूसरी वाली कंट्री है वो दूसरी वाले गुड्स को प्रोड्यूस करे जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। इस तरीके से ये, अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए और बी क्या करेंगे, ए बी को वाइन एक्सपोर्ट कर देगा और बी ए को क्लॉथ एक्सपोर्ट कर देगा, और दोनों का प्रॉफिट भी होगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, मैं पिछले वाली स्लाइड में बता दे रहा हूं, फ्री ट्रेड पॉलिसी मान के चलना है कि मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। बात समझ में आ गई? और ये बहुत शॉर्ट में थ्योरी मैंने आपको समझा दी। इसके अलावा आपको बहुत सारी बुक मिलेंगी जिसमें बहुत लंबा चौड़ा समझाया गया है, बस यही छोटी सी थ्योरी थी, इसके अलावा इस थ्योरी में और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, यहां पर आपको ये समझ में आ गया ना कि ए को वाइन एक्सपोर्ट करना चाहिए और बी को क्लॉथ एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई रेशियो 1:1 का तभी बनेगा। ठीक है, एक आप हमको दे दो और एक हम आपको दे देंगे। तो यहां पर ए कहेगा कि आप मेरे से वाइन ले लो और बी कहेगा आप मेरे से क्लॉथ ले लो, और आप क्लॉथ मत बनाओ और मैं वाइन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन में और बी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्लॉथ में। आगे हम बढ़े, अब मैं बता रहा हूं क्रिटिसिज्म। ध्यान से समझना है कि क्रिटिसिज्म क्या क्या चीजों पे हुई। एजम्पशंस के पेज पे मैं आपको फिर से लेके जा रहा हूं जहां पर एजम्पशंस लिखी हुई थी। पहली एजम्पशन क्या थी कि लेबर इज द ओनली मीन ऑफ प्रोडक्शन। भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 होते हैं। यहां पर सबसे पहली बात तो इन्होंने ये ली है। अब हम आगे आलोचना पे चलते हैं। आलोचना पे देखेंगे, द एजम्पशंस ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज फॉल्टी। इसका सिंपल सा मतलब है मूल्य के श्रम सिद्धांत। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आगे देख लेता हूं कि यहां पर यह बात कही गई है कि यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार व स्वतंत्र व्यापार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। पहली बात तो इन्होंने क्या कहा कि देश में पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या बोला है इन्होंने? फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब यह बात ध्यान से समझना कि फुल एम्प्लॉयमेंट भाई होता है क्या? नहीं, ये एक ख्याली पुलाव है। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता है किसी कंट्री में, चाहे वो कितनी भी विकसित क्यों ना हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कभी नहीं होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसे हो जाएगी? आप खुद सोचो कि एक देश में रहने वाले लोग, ठीक है, जब जॉब चाहते हैं, जो जॉब वो चाहते हैं वो जॉब उनको मिल जाए और करंट वेज रेट पे उनको जॉब मिल जाए, ऐसा कहीं पॉसिबल होता है क्या? भाई जरूरी है। अमेरिका की अगर हम एग्जांपल लें तो अमेरिका में भी बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पर एक पॉइंट आपको और मेंशन कर दूं कि इन्होंने जो ये लिया था कि लेबर इज द ओनली मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि गलत है, कि लेबर ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, और स्वतंत्र व्यापार आज के टाइम पर आपको दिखता है कि कोई भी कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्या वो फ्रीली मूव करता है? गवर्नमेंट का उस पर इंटरवेंशन होता है या नहीं होता है? तो ये भी एक अवास्तविक मान्यता है जो आज के टाइम पर नहीं दिखती है। ये इनकी आलोचना की गई थी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। द assumption ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इज फॉल्टी। एक्चुअली में लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये कहती है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितने लेबर लगेंगे, ठीक है, जितने भी लेबर लगेंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को वही डिटरमाइन करेंगे। अगर मैं कहूं कि एक गुड्स को बनाने में, एक यूनिट वाइन को बनाने में अगर ए को 10 लेबर लगे थे तो इस वाइन की जो कीमत है वो 10 रुपीज होगी। अब आप बताओ मुझे, क्या सिर्फ लेबर ही इसमें लगा था? रॉ मटेरियल नहीं लगा भाई? आगे मैं अगर बात करूं तो क्या रॉ मटेरियल इसमें हमने नहीं यूज किया है? और भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं यूज हुई हैं? बताओ, सब तो यूज हुआ है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लेबर थ्योरी, जो मूल्य का श्रम सिद्धांत है कि जितने भी श्रम लगेंगे उतना ही उसका मूल्य होगा? ये तो आज पॉसिबल भी नहीं है।
पहली बात तो यही नहीं पॉसिबल है कि लेबर ही उसका सिर्फ वो होता है, लेकिन इनकी सिद्धांत जो है उसको हम, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और मेंशन कर दूं, इंपॉर्टेंट है, इसको 2x2 के मॉडल से जाना जाता है, ध्यान रखना, 2 गुड्स और 2 राष्ट्र के बीच, इसको 2x2 मॉडल भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भूलना मत, 2x2 मॉडल इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 राष्ट्र और 2 गुड्स के बारे में बात की गई थी। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ देखो, 2 राष्ट्र थे, मैं आपको इसको क्लियर करके दिखा रहा हूं, ये 2 राष्ट्र हैं और 2 गुड्स के बारे में बात की गई है, तो यानी कि 2 नेशन एंड 2 प्रोडक्ट। आई होप कि थ्योरी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। और ये आपकी एजम्पशंस हैं, तो एजम्पशंस में आपको बेसिकली मैंने वो एजम्पशंस को पिक किया है ताकि आपको बहुत इजीली वे में ये डिलीवर कर सकूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाए। ओके, तो 2 एजम्पशंस मुझे लगी थी कि एजम्पशंस वहाँ 3 लगी कि मुझे ये ज़रूरी बताना। यहाँ पर क्रिटिसिज्म में 2 क्रिटिसिज्म आपको बहुत ईजिली है। एक क्रिटिसिज्म आप चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो कि लेबर ही एकमात्र ऐसा साधन नहीं होता है जो प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे साधन होते हैं, और बेसिकली 4 साधन तो होते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब मैं ये भी कहूँगा, आगे आने वाली थेरीज जो हैं जिन्होंने ये क्रिटिसिज्म दी हैं, अब उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी एजम्पशंस में कुछ ऐसी चीज़ें मान ली हैं जो आगे चल के दिक्कत करने ही वाली है उनको, ठीक है। कैसे दिक्कत करेंगी वो आगे देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी में आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मिलूंगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट थी और आपको समझा दिया मैंने कि कैसे इसको समझना है, बहुत ही ईजी मेथड है ये। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।